चलिए तो हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं हम लोग तो। चलिए तो नोट्स बनाए हैं इसका। देखिए ये सिलेबस में है ना, ये सोशल इशू से रिलेटेड है। ये सोशल इशू से रिलेटेड है टॉपिक। इसमें इकोनॉमी से भी कुछ है, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए था। देखिए बार बार नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना है, इसी पीरियड तैयारी के पीरियड में जो है नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। हमको यही समझ में आता है नोट्स में क्या लिखें। हमको समझ तो जो आपको लगता है वो आप जो है ना बना लिख लीजिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही लगता है। जब धीरे धीरे करते चलिएगा ना, तो आपको एक इनिशियल लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कितना इम्पोर्टेंट है कितना अनइम्पोर्टेंट है। तो अभी से ही स्टार्ट करेगा तब जाकर जो है ना कुछ बनेगा बात। अगर जब जब जरूरत रहेगा वहां पर यदि स्टार्ट करिएगा ना, तब फिर वही बात होगा। यानी कि जब आप स्टार्ट करिएगा ना, तब आपको इससे आपके साथ यही होगा। इसलिए आज हाँ, शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट नोट करे कौन सा नहीं करे। तो धीरे धीरे पता चलेगा ना, जब स्टार्ट करेंगे तब ना। टॉपिक वाइज जो है नोट्स बनाना है अभी। वहाँ जब पता चलने लगेगा तो वहाँ पे टॉपिक वाइज बन जाएगा कि कौन सा जीएस पेपर 1 का है, जीएस पेपर 2 का है, इस तरह से। देखिए किसान जो बिल आया था ना, ये दरअसल उस संविधान के अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में ये कहता है कि जब जब देश में कोई परिस्थिति खराब परिस्थिति चल रही है, या वित्तीय आपात से संबंधित कुछ इमरजेंसी टाइप का कुछ अगर देश में ऐसा चल रहा है, या संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि मान लेते हैं कि कोई देश में जो है आपातकाल चल रहा है, और उस कंडीशन में कोई बिल पास करना है, एकदम जो है ना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है पास करना, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और यही किसान थी बिल वाला जून या जुलाई के आसपास 2020 में ये अध्यादेश जारी किया गया था। जबकि ऐसा उस कंडीशन में लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा कोई जरूरत नहीं था कि बिल लाने के लिए। ऐसा कोई थी नहीं बिगड़ रहा था चीजें कि जो है नहीं आएगा तो बात बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी लॉकडाउन की परिस्थिति में जो है ना इस बिल को अध्यादेश को पारित किया गया, और हाल ही सितंबर में 27 सितंबर को इस बिल को लाया गया था, कानून बना दिया गया। हाँ, अध्यादेश में वही होता है। अध्यादेश में वही होता है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जिसका संसद नहीं चलता है, उस वक्त स्थगित रहता है, तब जाकर राष्ट्रपति अकेले सिग्नेचर करके उस बिल को पारित करता है। इसमें 3 बिल को लाया गया था, जिसमें फर्स्ट बिल था कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020, ये पहला कानून हो गया। दूसरा कानून था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस और एंड फार्म सर्विस एक्ट, यानी कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, ये दूसरा कानून था। और तीसरा बिल था जिसमें कहा गया कि इसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। ये तीनों बिल का मतलब हुआ कि तीनों बिल में समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं, तीनों बिल में ये कहा गया है कुल मिलाकर कि किसान कहीं भी अपने फसल को बेच सकता है। दूसरा बिल में था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी
अपने किसान जो है ना अपना अनाज को बेच सकता है। और तीसरा, जो जरूरी सामान था ना, जो उत्पाद को बढ़ाने के लिए इसको कर सकता है, भंडारण कर सकता है। फार्मर जैसे कि कृषक, फार्मर प्रोड्यूस मतलब क्या है, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है किसान? चावल हो गया, गेहूं, दाल, मक्का, इन सब के अलावा भी जैसे कि पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सब उसी फार्म प्रोड्यूस के अंदर ही आता है। और ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब हुआ कि खरीद बिक्री। मान लेते कि ट्रेड खरीद बिक्री करेगा, एक किसान एक इंसान से दूसरे इंसान खरीद करेगा। और कॉमर्स मतलब कि मान लेते हैं कि कोई किसान जब लाने जाता है, सब्जी वगैरह सब लाने जाता है, तो कुछ उसको थैली मिलता है, तो जो वो क्या हो गया, कॉमर्स हो गया, वो कॉमर्स के अंतर्गत आता है। किसान अपने उपज को कहीं बेचते जा रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ, वो सब ट्रेड के अंदर आता है। और प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन यानी कि उत्पाद को बढ़ाने के लिए किसान को प्रमोट करना, उसके रक्षा करना, या अपने उपज को बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करना कि आप इस चीज को उगाइए, इसमें हम आपकी सहायता करेंगे, इस तरह से। फर्स्ट विधेयक में यही है कि एपीएमसी के तहत जो है ना, इससे पहले भी जो ये एपीएमसी चलता था, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसे आप अपने आसपास के क्षेत्र में बाजार समिति जो कहते हैं, जो अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पंजाब हरियाणा में इसे मंडी कहते हैं, हम लोग पटना में या आसपास के लोकल एरिया में इसे बाजार समिति कहते हैं। हाँ, आपके क्षेत्र में भी होगा बाजार समिति। हाँ, तो ये पहले जो एपीएमसी था, एपीएमसी लाया गया था उस वक्त जब देश आजाद हुआ ना, जब देश आजाद हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि साहूकार जो था ना, सब वो किसान पे बहुत अत्याचार करता था। मान लेते हैं किसी किसान को कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो साहूकार के पास जाएगा, साहूकार उसे पैसा देगा, और बिना कोई के सर्वेक्षण के और किसी कागज पे जो है ना अंगूठा लगवा लिया, साइन करवा लिया, और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आया, तो जो है ना उस किसान का अपना, जो किसान उपज करता उसका सब रख लिया अपना, और ये कह करके कि आपका जितना जो ब्याज था वो इसमें सब कट गया। उस कंडीशन में किसान के साथ क्या होता था कि उतना, एक तो किसान मेहनत किया उतना, उसके बावजूद उसे कुछ मिला भी नहीं। इसी चीज को देखते हुए एपीएमसी को लाया गया था, इस चीज से बचने के लिए, ताकि किसानों का शोषण ना हो। लेकिन एपीएमसी आने के बाद वो यहाँ भी आज भी किसान के साथ शोषण ही हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि चीजें बदल गई। उस वक्त साहूकार लोग करता था, और अब एपीएमसी के अंदर जो एजेंट होता है वो लोग करता है। पहले एपीएमसी के अंदर ये होता था कि सिर्फ किसान जो है ना अपने स्टेट के अंदर ही जो है ना ये खरीद बिक्री कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई किसान एक लोकल एरिया में रहता है, तो उसके अंदर उस एक एरिया वाइज बटा हुआ रहता है कि एक किसान जो है लोकल एरिया में रहता है, तो उसके अंदर जो एपीएमसी है या जो बाजार समिति है, मंडी है, तो वहीं पर जाकर जो है ना ये अपना सामान को बेच सकता है, चावल गेहूं इस सब को बेच सकता है। और उस वक्त एपीएमसी में सिर्फ चावल और गेहूं को ही रखा गया था। चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, यही सब चीज को, और बाकी फसल हो गए जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इस सब के लिए उसमें कोई नहीं था, वो सबको मंडी में अपना ही बेच सकते हैं। तो इस बिल में कहा गया है कि ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, यानी कि अब
एपीएमसी के बाहर भी आप जो है ना बेच सकते हैं अपने सामान को। ये पहला हो गया। हाँ, अदर एरिया में आप जो बेच सकते हैं। मान लेते हैं कि आप जहाँ बेचना चाहते हैं वहाँ पे उसका अच्छा मूल्य नहीं है, अच्छा मूल्य नहीं है, तो वो जो है ना आप दूसरे जगह बेच सकते हैं। आप दूसरे जगह जाके बेच दीजिए जहाँ पे आपको अच्छा इसका कीमत मिल रहा है। एक ये हो गया। और एक होता है कि एक इंट्रा स्टेट होता है और एक इंटर स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट वो होता है जैसे कि जिला वाइज हो गया। मान लेते कि आप किसी और जिला में रहते हैं और वो जिला जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको अच्छा कीमत नहीं मिल रहा, तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर बेच सकते हैं। और इंटर स्टेट हो गया कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाके आप बेच सकते हैं। इसमें आपको कोई टैक्स, स्टेट का टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करने के लिए भी इस बिल में कहा गया है। इसके ऑनलाइन ट्रेड के माध्यम से भी आप जो है ना अपने चावल दाल गेहूं को सब को बेच सकते हैं। इस बिल में ये इतना ही कहा गया है। ये सब जैसे कि ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी हो गया, इंटर स्टेट हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, नो स्टेट टैक्स हो गया। फर्स्ट बिल में इसके ये कहा गया है। 2003 में एपीएमसी में रिफॉर्म संशोधन किया गया था। संशोधन करके इसमें इसे मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया, जिसके तहत कहा गया कि इससे हर स्टेट को लागू करना, हर स्टेट में इसे लागू किया जाएगा। उसके ये जब ये एपीएमसी रिफॉर्म्स 2003 आया तो उसके बाद जैसे कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस सब में लागू किया गया था। लागू करने के बाद पता चला कि इसका कंडीशन कुछ ठीक नहीं चला। उसी में जैसे कि महाराष्ट्र हो गया तो महाराष्ट्र में अच्छा खासा इसे देखा गया इनकम। जैसे जब महाराष्ट्र अपने अंदर एपीएमसी को लागू किया तब लगभग 48,000 करोड़ का इनकम वो किया। और इसी चीज को यदि बिहार में देखें तो बिहार में इसका अच्छा खासा बहुत इसका परिस्थिति खराब चला, जिसके चलते 2006 में बिहार ने इसे समाप्त कर दिया एपीएमसी को। एपीएमसी के तहत ही सरकार एमएसपी देती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मूल्य तय करती है सरकार कि इस मूल्य पर आप अपने चावल सबको बेच सकते हैं। इस मूल्य से यदि आप नीचे आपको कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। एमएसपी सी, हाँ उसी को कुछ विस्तार किया गया है। विस्तार करके कि इसको और कुछ नई तकनीक भी लाई गई, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, ऑनलाइन सुविधा दिया गया। प्लस इसमें स्टेट का जो टैक्स लगता था वो आप उसका हो गया। हाँ, इसके लिए किसानों का कहना है कि इससे जो है ना एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। और प्लस में जो इस तरह से देखिए इसमें नुकसान भी ये है कि जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट जो थी मंडी जो है वो समाप्त हो जाएगा। सब उस तरफ दूसरे स्टेट में भी जाकर करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से आपके पास में जो मंडी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और किसानों का यही कहना है कि आप मंडी इस तरह से समाप्त हो जाएगा। प्लस में एमएसपी खतरे में है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कौन तय करता है? हाँ, सरकार के ही, जैसे कि सीएससीपी जो है ना इसका तय करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये संगठन यही तय करता है जब जैसे कि जो सीजन आता है ना, जैसे कि गेहूं बीज बोने का जो सीजन आता है उससे पहले सरकार एमएसपी तय करती है कि इतना मूल्य पर आपका गेहूं खरीदा जाएगा। उसी को कहते हैं एमएसपी। तो वो तो ठीक है, किसान को भी कहना ठीक है, इससे मंडी खत्म हो जाएगा। तो बट मेरा कहना यह है कि मंडी तो सरकारी संस्था थी, सरकार अपने संस्था को बंद कर दी तो इससे जनता को अच्छे किसान क्या कर सकता है? किसान को घाटा होगा नहीं, जैसे कि एमएसपी जब खत्म ही हो जाएगा तो
हम्म। और उसको जब फसल होने के बाद और आज आलू का रेट है 10 रुपया और आलू सरकार को फिक्स कर दिया हम 15 आपसे लेंगे और आलू का दाम अगर कल चलता 20 रुपये हो गया इस समय पर आलू काट के उखाड़ने का समय आया उसमें 20 रुपये हो गया हम तो बेच रहे हैं मंडी से नहीं बेच रहे हैं तो कोई महंगा बेच रहे हैं। तो इसमें जो इसमें जो रहता है एमएसपी के ऊपर, एमएसपी में जो एक एफसीआई जो गोदाम होता है ना, वो इसमें एथी कर देता है ना, वो इसमें घोटाला कर देता है ना वो लोग। जैसे कि मान लेते हैं सरकार हटा रही है ना। इसको हटा नहीं रही है। ये सरकार थी, कृषि किसान लोग का ये डर है कि धीरे धीरे चलकर जो है ना ये चीजें सब समाप्त हो जाएगी। और सब जबकि कृषि किसान ये नहीं चाहता है कि ये चीज एमएसपी खत्म हो या हमारा जो आसपास के जो मंडी है वो खत्म हो। इसी के इसी के तहत दूसरे दूसरे बिल्स में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए, जैसे कि एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि एक कंपनी सीधे आके जो है ना आपसे करार कर लेती है कि हम इतने पर आपका सामान को खरीदेंगे। तो इसमें इसमें ये ठीक नहीं है, ये भी इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसमें कहा गया है हम्म। कि जो कंपनी है वो मंडी मंडी हम्म। लेकिन मान के आया नाम की किसान लोन द्वारा किया गया इसलिए किसान को इसमें किसान का इसमें बात यही कर रही है सरकार जब मंडी का नहीं बेचे आप कहीं भी बेचिए तो जब कंपनी अगर एग्रीमेंट करेगा मंडी से तो मंडी के पास सामान ही नहीं रहेगा तो फिर और एग्रीमेंट किससे करेगा। हाँ, इसमें भी एक और बात जिसमें जैसे कि है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि जो कोई कंपनी वाला बाहर से आया तो वो क्या एग्रीमेंट करेगा। तो एग्रीमेंट जब करेगा तो मान लेते हैं कि जो कोई अथी वाला आया, आलू वाला आया खरीदने के लिए, चिप्स वाला, चिप्स कंपनी वाला कोई आया और आलू खरीदने के लिए आया कि हमको इतना में जो है इतना आलू चाहिए, एक रेट दे दिया कि हाँ इतना रेट पर हम खरीदेंगे। और हो सकता है कि आगे समय चलकर वो कंपनी मान लेते हैं कि बंद हो गया या उसका दिवाला निकल गया, तब इसमें किसान का तो घाटा जाएगा। किसान अब इसमें कहाँ जाएगी। तो सरकार गवर्नमेंट जो है ना इस पे इसको क्या उसको कहते हैं, एग्रीमेंट को थी लागू करने के लिए एक एथी ला रही है, क्या उसको कहते हैं, कानून नहीं, जैसे कि अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारी बैठानी चाहिए इस पे कि आपको जो एग्रीमेंट होगा किसान और ठीक है, किसान और वो व्यापारी के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो किसके समक्ष होगा, गवर्नमेंट अधिकारी के समक्ष होगा। तो इसमें किसान ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अधिकारी के समक्ष ना करके यदि यदि जो बगल में जो थी पंचायत जो मुखिया होता है ना, ग्रामीण मुखिया, उसके समक्ष यदि करता तब ये जाकर किसान के फेवर में आता। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को अधिकारी को बैठा दिया कि इस पे कि कोई भी किसान के साथ जो व्यापार करने आएगा थी एग्रीमेंट करने आएगा तो वो आपके समक्ष होगा। तो एक सरकारी सरकारी कर्मचारी को क्या है, वो तो अपना वो तो सिर्फ कंपनी का फायदा देखेगी ना, उसको क्या पता है कि किसान के साथ नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है कि क्योंकि क्योंकि अगर यदि अगर एथी के पास होता, मुखिया से यदि करार करता तो मुखिया क्या होता कि वो ग्रामीण हमेशा किसान के लिए सोचता। यदि बाद में चलकर यदि कंपनी का दिवाला भी निकल जाता है तो किसान अपने मुखिया के पास जाएगा, वो उससे कानून का सहायता लेने के लिए कहेगा, तो वो एक क्या है कि वो एक ज्यादा बेनिफिट होता। अब ऐसे कि मान लेते हैं कि अब दूसरे थी गवर्नमेंट अधिकारी बैठा हुआ है तो वो तो ये थोड़े देखेगा कि किसान को इसमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ, वो तो सिर्फ यही देखेगा कि कंपनी को फायदा होना चाहिए। और प्लस में यदि कंपनी यदि बाद में डूब जाती है तो किसान के पास इतना फैसिलिटी है नहीं कि वो जो है ना केस अथी करे।
हाँ वो तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। यही उसमें से आपको लेना ही पड़ेगा, जब किसान आएगा सरकार अपना फिक्स कर, सरकार भी ले रही है और अपना किसान को भी लेना पड़ेगा। वही एक पहला एथी में कहा गया है कि किसानों व व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। दूसरा आप जहाँ चाहिए आप जहाँ बेच सकते हैं। हाँ, आप जहाँ चाहिए वहाँ आप बेच सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मुजफ्फरपुर में मिल रहा है, पटना को भी मिल रहा है, पटना में हाँ फिर किसान के फेवर में है। किसान के फेवर में भी कुछ है, लेकिन पता नहीं किसान किसान ये चाहता है कि जितना ये सब बिल को जो है ना समाप्त कर दिया जाए। अब ये इस तरह से रहेगा तो कैसे चलेगा? कुछ कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा अथी भी वक्त लगता है, संभालने में थोड़ा सा नुकसान भी होता है, तो ये सब देख कर चलना चाहिए, सब कुछ खास सरकार भी सही है, कुछ किसान को ना काम चलेगा। तब ना आगे हाँ चीज। आगे सब विकास होगा। हाँ अब से किसी सोचे कि चलो मेरा फायदा होगा सरकार का हो, इससे देश थोड़ी चलेगा, इससे तो मेरा फायदा होगा ना। हम्म, सरकार को देश में चलाना है। हमको तो नहीं लगता कि हमको ज्यादा है। हाँ, एक नंबर वन है जो एपीएमसी है, उसमें हमको थोड़ा लग रहा है कि किसमें गड़बड़ है। अब किसान का डिमांड है कि जो है ना तीनों के पहले तो पहला डिमांड है कि तीनों कृषि बिल को जो है ना रद्द कर दिया जाए। जब ये तीनों यदि 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 गवर्नमेंट तीनों को रद्द कर देता है तो ये तो फिर तो वो पहले वाले बात आ गया ना, इसमें यदि कहाँ हुआ। और जब तक चीज़ों को बेहतर सुधार तो समय समय पर सुधार तो होना चाहिए। फिर दूसरा में कहते हैं कि सभी फसलों की खरीद और एमएसपी का मिलना मिलना किसान का कानूनी अधिकार है। हाँ, ये एक तीसरा में जो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय की जाए, ये बात सही है। किसान का ये मानना थी सही है कि स्वामीनाथन आयोग क्या था कि उस आयोग में कहा गया था कि किसानों को 50% एमएसपी मिलना चाहिए। उसके अनुसार यदि अभी देखा जाए तो इतना एमएसपी नहीं मिल पाता है। तो ये किसान का सही है कहना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय करें। ये फिर क्या होता है? जैसे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग जब आया था ना तो उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो एमएसपी जो सरकार तय करती है ना तो वो किसानों को फेवर में 50% होना चाहिए। और जबकि अभी अभी के अनुसार देखा जाए तो मात्र लगता है कि ये 30 से 34% ही किसानों के फेवर में जाता है, बाकी जो किसानों को नहीं मिल पाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। ये सही है। अब फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगते हुए इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ा अध्यादेश रद्द करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी के और उसके क्वालिटी ये वही कोई ऑडियंस है। कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले डीजल के दाम में 50% की कमी किया है, ये भी सही है। तो देखिए कुछ कुछ जो है ना किसानों का मांग भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब किसानों कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो है ना इस चीज़ को खारिज कर दिया जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं लगता है, क्योंकि देखिए समय समय के अनुसार जो है चीज़ों में परिवर्तन होनी चाहिए, तब जाकर कुछ विकास आगे बढ़ती है। एक और इसमें गवर्नमेंट इसमें थी कि देखिए जब 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश कमिटी जब कोई भी बिल पारित करती थी तो उसके लिए एक कमिटी बैठाती थी, जैसे कि जैसे कि पोस्ट मॉन्टेक्फायू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी कमिटी बैठी थी, और इस बार जो बिल आई है इसमें कोई कमिटी वगैरह नहीं बैठाया गया। और दूसरा फार्मर्स राइट बिल जो 1999 में आया था तो प्लांट वेरिएट्स के लिए उसमें भी ज्वाइंट कमेटी बैठाई गई थी, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इससे बिल पास किया गया। फिर उसके उसी तरह से सीड्स बिल 2004 में भी आया था, इसमें भी जो है ना कमेटी बैठाया गया था।
तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट में जाना तो हो सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं जा सकता है। देखिए, क्योंकि कोई भी बिल को आप संवैधानिक, जब तक वो यदि वो संवैधानिक तरीके से है तो आप सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज नहीं कर सकती। यदि असंवैधानिक तरीके से किसी बिल को पास किया गया है तो संविधान सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक मिनट, आपको बताया कि इसमें देश में और जैसे जाति और यह है कि हाँ कोई आपातकालीन हो, बट इसमें कोई आपातकालीन नहीं था, तो क्यों आप प्रोजेक्ट ना किया? नहीं था ना आपातकालीन, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या था, कहीं कोई संसद का कार्यवाही तो नहीं चल रहा था। अब ये देखिए, सवाल ये नहीं है कि उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, सवाल ये है कि ये बिल लाने की शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना परिस्थिति खराब नहीं चल रहा था कि किसानों के लिए जो है ना कोई बिल अध्यादेश जारी कर दिया जाए। ये बात है, तीनों खाली बात है, तो सुधार करने के लिए कृषि का नहीं ना मांग है, सुधार तो करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि इस बिल में सुधार किया जाएगा, लेकिन किसान का कहना है कि नहीं, तीनों बिल को खारिज कर दिया जाए। तो ऐसा ऐसा थोड़े होता है। अब देखिए आगे क्या रिपोर्ट आता है। जनवरी से, जनवरी आने दीजिए, जनवरी से 31 तारीख को जो है ना नेक्स्ट क्लास होगा, संडे को। संडे नहीं ना, 31 तारीख है। हाँ, तो 31 तारीख 30